एक प्रस्तावना। इतिहास में राष्ट्र और राज्य की अवधारणाओं का विकास समानांतर रूप में हुआ। राष्ट्र ऐसे ब्रिटिशों का समूह है जो एक निश्चित बंधन में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए इकाई 14। राज्य एक संरचित अधिकरण है जो एक निश्चित प्रदेश में लोगों पर शासन करता है। आवश्यक नहीं कि ये दोनों साथ साथ ही विद्यमान रहें। उदाहरण स्वरूप 1646 में वेस्टफेलिया की संधि में 300 जर्मन राज्यों को मान्यता दी गई थी, किंतु आज केवल 2 जर्मन भाषी राज्य ही देखने में आते हैं, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विभाजन का एक प्रमुख कारण धार्मिक है। जर्मनी प्रोटेस्टेंट है जबकि ऑस्ट्रिया कैथोलिक। प्रमुख रूप में राज्य एक प्रादेशिक अवधारणा है, किंतु राष्ट्र एक मानवीय इकाई है। जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ है, तभी से राष्ट्र राज्य का यौगिक शब्द विश्व के राजनीतिक शब्द भंडार में स्थान पा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में राज्य को वस्तुतः राष्ट्र के समकक्ष रखा गया, किंतु राष्ट्रीय मामले राज्य के मामलों से कहीं अधिक जटिल होते हैं, यद्यपि कि वे एक दूसरे से जुड़े हैं। मनोविज्ञान की भूमिका राज्य की अपेक्षा राष्ट्र के मामलों में कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। राजनीति विज्ञान राष्ट्र निर्माण की अपेक्षा राज्य निर्माण कहीं अधिक अच्छे ढंग से विवेचना कर सकता है, यद्यपि कि तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्र निर्माण शब्द कहीं अधिक लोकप्रिय है। राज्य निर्माण में न केवल सरकार आती है जो राज्य निर्माण का प्रमुख केंद्र है, बल्कि उसमें एक आबादी का मनोवैज्ञानिक एकीकरण और आर्थिक विकास भी आते हैं। गैब्रियल ए. ऑलमंड और जी. पॉवेल जूनियर के शब्दों में है, वैसे तो इसे उस रूप में रखना अत्यधिक सरलीकरण होगा, फिर भी हम राष्ट्र निर्माण और एक राजनीतिक व्यवस्था में इसके सही निपटारे की समस्या को मूल रूप में एक संरचनात्मक समस्या के तौर पर देख सकते हैं। अर्थात यह मूल रूप में उन नई भूमिकाओं, संरचनाओं और उपव्यवस्थाओं के संरचनात्मक विभेदीकरण का मामला है जो ग्रामीण क्षेत्र को भेदती हैं। दूसरी ओर राष्ट्र निर्माण में राजनीतिक घटनाक्रमों के सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। यह उस प्रक्रिया का संकेत देता है जिसके माध्यम से लोग अपनी प्रतिबद्धता और निष्ठा को अपेक्षाकृत छोटे कबीलों, गांवों अथवा छोटे-मोटे सामंती देशों से एक बड़ी केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था की ओर हस्तांतरित करते हैं। राज्य और राष्ट्र निर्माण की ये दोनों प्रक्रियाएं आपस में संबद्ध होते हुए भी इन्हें अलग अलग करके देखना महत्वपूर्ण होगा। ऐसे कई मामले हैं जिनमें केंद्रीकृत और पैठ रखने वाले नौकरतंत्र का गठन हुआ है, जबकि केंद्रीय राजनीतिक संस्थाओं के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता का एक रूप नमूना कभी उभर नहीं पाया है। ऑलमंड और पॉवेल ने राज्य निर्माण का विवेचन राजनीतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में किया है, जिसके अन्य 3 अवयव राष्ट्र निर्माण, भागीदारी और कल्याण का वितरण है। उन्होंने राज्य निर्माण के प्रमुख सवालों को इस प्रकार रखा कि हम किस प्रकार का नौकरतंत्र खड़ा करना चाहते हैं, किस प्रकार का शासन निर्माण और अधिनिर्णायक संरचनाएं, और इन संरचनाओं पर हम किस प्रकार का भार लादना चाहते हैं। इस सैद्धांतिक योजना की कमी यह थी कि इसमें एक पूर्व विद्यमान कम विभेदनकारी राजनीतिक व्यवस्था और एक विभेदित आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के बीच निरंतरता को अवश्य संभावी मानकर चला गया था। यह योजना राज्यों अथवा राजनीतिक व्यवस्थाओं को जिस रूप में नहीं लेती है जिस रूप में व्यवस्था के सिद्धांतवादी उसे लेते हैं और जो क्रांतिकारी परिवर्तनों के माध्यम से अस्तित्व में आते हैं, अथवा शायद वे जानबूझकर क्रांतियों की ओर से अपनी आंखें मूंदे रखते हैं और क्रांति के बाद की स्थिति से आगे बढ़ना पसंद करते हैं। वे इस तथ्य की फिर भी अवहेलना कर जाते हैं कि एक क्रांति और क्रांति पूर्व के अनुभवों का भी राज्य निर्माण की प्रक्रिया में अपना अलग योगदान हो सकता है, जैसा कि भारत जैसे अनेक उत्तरौपनिवेशिक देशों के साथ है। ऑलमंड और पॉवेल ने राज्य निर्माण का विवेचन राजनीतिक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में किया है, जिसके अन्य 3 अवयव राष्ट्र निर्माण, भागीदारी और कल्याण का वितरण है। उन्होंने राज्य निर्माण के प्रमुख सवालों को इस प्रकार रखा कि हम किस प्रकार का नौकरतंत्र खड़ा करना चाहते हैं, किस प्रकार का शासन निर्माण और अधिनिर्णायक संरचनाएं, और इन संरचनाओं पर हम किस प्रकार का भार लादना चाहते हैं। इस सैद्धांतिक योजना की कमी यह थी कि इसमें एक पूर्व विद्यमान कम विभेदनकारी राजनीतिक व्यवस्था और एक विभेदित आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के बीच निरंतरता को अवश्य संभावी मानकर चला गया था। यह योजना राज्यों अथवा राजनीतिक व्यवस्थाओं को जिस रूप में नहीं लेती है जिस रूप में व्यवस्था के सिद्धांतवादी उसे लेते हैं और जो क्रांतिकारी परिवर्तनों के माध्यम से अस्तित्व में आते हैं, अथवा शायद वे जानबूझकर क्रांतियों की ओर से अपनी आंखें मूंदे रखते हैं और क्रांति के बाद की स्थिति से आगे बढ़ना पसंद करते हैं। वे इस तथ्य की फिर भी अवहेलना कर जाते हैं कि एक क्रांति और क्रांति पूर्व के अनुभवों का भी राज्य निर्माण की प्रक्रिया में अपना अलग योगदान हो सकता है, जैसा कि भारत जैसे अनेक उत्तरौपनिवेशिक देशों के साथ है। 15.2 राज्य निर्माण, 2.1 साधक अपेक्षाएं। किंतु राज्य निर्माण का कार्य आसान नहीं है। ऑलमंड और पॉवेल के अनुसार राज्य निर्माण तब होता है जब राजनीतिक भद्रजन ऐसे नए ढांचों और संगठनों का गठन करते हैं जिनका उद्देश्य समाज में पैठ बनाना होता है, जिससे कि इसके अंदर व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके और उससे और अधिक मात्रा में संसाधन प्राप्त किए जा सके। इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि अधिकरण का ढांचा, इसके फैलाव की प्रादेशिक सीमा, अधिकरण के साथ लोकानुरूपता और इस प्रकार के अधिकार को प्राप्त करने का साधन क्या होगा। अधिकरण का एक निर्णायक मानदंड यह होता है कि लोग इसे कितना वैध मानते हैं और लोगों के बीच शासन को लेकर संतोष का कैसा भाव है। यदि सरकार का सर्वोपरि हित इस बात में है कि वह लोगों से कानून और व्यवस्था को मानने को प्रेरित करे, तो लोगों का हित इस बात में है कि वे अपने अधिकारों का संरक्षण करें और उन्हें बढ़ावा दें। 2.2 राज्यों का ऐतिहासिक अस्तित्व। दो राज्यों का ऐतिहासिक अस्तित्व। प्राचीन यूनान और रोम की शुरुआत नगर राज्यों के रूप में हुई। यद्यपि उनसे भी प्राचीन राज्य मिस्र और मेसोपोटामिया को साम्राज्य कहा गया है, फिर भी यह संदेहजनक है कि उनके अधिकार आधुनिक साम्राज्यों जैसे व्यापक थे। बहरहाल यूनान और रोम दोनों ही आगे जाकर साम्राज्य बने और कालांतर में उनका विलय भी हो गया। ऑलमंड और पॉवेल कहते हैं कि विशेषकर साम्राज्यिक रोम जैसे विशाल साम्राज्यों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि कुलीनों ने निष्ठा और प्रतिबद्धता की एक समान राष्ट्रीय संस्कृति बनाने का कभी प्रयास नहीं किया, बल्कि वे एक केंद्रीकृत और पैठ बनाने वाली नौकरशाही को बढ़ाकर ही संतुष्ट रहे, जबकि उन्होंने सांस्कृतिक स्तर पर स्पष्ट अवयवी इकाइयों को बना रहने दिया और थोड़ी स्वायत्तता भी प्राप्त करने दी। ऑलमंड और पॉवेल के उपर्युक्त कथन में एक सांस्कृतिक सर्वाधिकारवाद की बू आती है, जो अमेरिकी राज्यतंत्र की विशेषता है, जहां अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नागरिकता की पहली शर्त है।
इसमें इस आनुभाविक यथार्थ की अवहेलना की गई है कि कोई भी बड़ी राजनीतिक इकाई पर्याप्त मात्रा में स्थानीय और सांस्कृतिक स्वायत्तता देने को बाध्य होती है, जिससे कि लोगों में राज्य के प्रति एक समग्र प्रादेशिक निष्ठा जगाई जा सके। रोमन साम्राज्य के विलय के बाद यूरोप में अनेक सामंती राज्य बन गए, यद्यपि उनमें से कुछ स्वयं को साम्राज्य ही कहते थे। उन पर ऐसे वंशों का शासन था जिनके पास शासन की दैवीय अधिकार के नाम पर अपनी प्रजा पर निरंकुश अधिकार था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सुधारवाद ने दैवीय अधिकार के इस सिद्धांत का उन्मूलन कर दिया और पुनरुत्थान के साथ ही लोगों में एक नया आत्मविश्वास भी आ गया। इस प्रकार वंशीय राज्य के मुकाबले राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ। सचाट राष्ट्र की एकता का प्रतीक बन गया। 2.3 ऑलमंड पॉवेल योजना का महत्व। बहरहाल ऑलमंड पॉवेल योजना का विश्लेषणात्मक महत्व बहुत अधिक है। इन लेखकों के अनुसार आदिम राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपनी समस्याओं का निपटान अधिकतर रुक कर और बिखरे हुए अंदाज में किया। इसके लिए उन्होंने तदर्थ अथवा न्यूनतम संरचनात्मक विभेदन और विशेषीकरण को साधन बनाया। पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषता उनकी विशेषीकृत नियंत्रणकारी संरचनाएं और अपने सदस्यों में निष्ठा पैदा करने की उनकी प्रतीकात्मक क्षमता और बृहत्तर राजनीतिक व्यवस्था के साथ उनकी पहचान थी। किंतु राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी और अपने उत्पादों के वितरण की समस्याओं का निपटारा ये व्यवस्थाएं फिर भी रुक कर और बिखरे हुए अंदाज में ही करती थीं। आधुनिक स्थिर लोकतंत्रों में ये सभी कार्य स्पष्ट रूप में देखने को मिलते हैं। फिर भी अलग अलग देशों में उन व्यवस्थाओं ने अलग अलग ढंग से कार्य किया है। इस प्रकार ब्रिटेन में टुडॉर युग में राज्य निर्माण का कार्य नागरिक जीवन में राज्य की पैठ और इन दोनों के बीच एकीकरण के अर्थ में संपन्न कर लिया गया था। किंतु सांस्कृतिक एकरूपीकरण और उपव्यवस्थागत स्वायत्तता के विकास के अर्थ में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया 19वीं और 20वीं शताब्दियों तक चलती रही। 19वीं और फिर 20वीं शताब्दी में ही कल्याण कार्य की भागीदारी और वितरण की समस्या पर ध्यान दिया गया। देर तक चलने वाली इस क्रमिक प्रक्रिया से ब्रिटेन को संक्रमण की आसान राह पर चलने में मदद मिली। जर्मनी में ये 4 प्रक्रियाएं एक छोटी अवधि में और लगभग साथ साथ ही चली। दौरयुगीन ब्रिटेन में सामंतों को अपनी रियासतों से हाथ धोना पड़ा और उन्हें उचित अधिकार और प्रभावशाली पद देकर संसद और नौकरशाही में जगह दे दी गई। दूसरी ओर जर्मनी में सामंतों को राज्य के नौकरशाही और सैनिक ढांचे में ले लिया गया। फ्रांस ने इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया। यहां सामंती अभिजात वर्ग को शाही दरबार में जगह दी गई और उनके अधिकार और सामुदायिक मूल से उन्हें वंचित कर दिया। पद पर आधारित एक नए अभिजात वर्ग ने राज्य सत्ता पर अधिकार कर लिया और मध्यम वर्ग के लिए उच्च पदों के दरवाजे बंद कर दिए। इससे राज्य के लिए अधिकरण, अस्मिता, निष्ठा और मातीदारी का संकट खड़ा हो गया। फ्रांस का किसान वर्ग करों, सैन्य सेवाओं और सामंती विशेषाधिकारों के बोझ के कारण अलग थलग पड़ गया। इस प्रकार क्रांतिकारी फ्रांस में अस्थिरता की स्थिति बन गई। उपर्युक्त विश्लेषण में सुगम ब्रिटिश नमूने और अस्थिर फ्रांसीसी जर्मन नमूने के बीच जो अंतर दिखाया गया है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि ब्रिटेन के पास जो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को अंजाम देने का समय और अक्ल दोनों थी, किंतु औरों के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। यह एक ऐतिहासिक विश्लेषण है और यह इतना अमूर्त है कि इसमें फ्रांस और जर्मनी के राजनीतिक अनुभव की स्पष्ट तस्वीर मिलनी संभव नहीं है। उत्तर नाज़ी, पोस्ट नाज़ी जर्मनी अथवा पांचवा रिपब्लिकन फ्रांस अपनी राजनीति कैसे चलाते हैं? क्या उन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया है? या फिर अमेरिका 1776 के बाद राज्य निर्माण की समस्या से कैसे निपट पाया? 15.3 संविधानवाद। 3.1 उद्भव। 17वीं शताब्दी में प्रबोधन, एनलाइटनमेंट युग की शुरुआत से व्यक्तिगत स्वतंत्र के महत्व को तो बल मिला ही सम्राट के अधिकारों में कटौती की प्रक्रिया भी चल निकली। इस प्रवृत्ति की राजनीतिक विचारधारा की अभिव्यक्ति सामाजिक अनुबंध के उस सिद्धांत में हुई जिसमें सम्राट के लिए शासन करने के किसी दैवीय अधिकार का कोई प्रावधान नहीं था। उसके बजाय यह कहा गया कि सम्राट को यह अधिकार जनता ने ही कुछ शर्तों पर दिया है। यद्यपि जॉन हॉब्स को निरंकुशतावादी माना जाता है, फिर भी उसमें भी जनता के जीवन की रक्षा करने के सम्राट के कर्तव्य पर जोर दिया था। लॉक ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस कर्तव्य में संपत्ति को भी जोड़ दिया और यह भी कहा कि संपत्ति में स्वतंत्रता शामिल है। वैसे लॉक का अधिक बुनियादी आग्रह नागरिक समाज की स्वायत्तता को लेकर था, जिसकी रचना नागरिक समाज और राज्य के संस्थापक शासक के बीच होने वाले अनुबंध के पहले एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से हुई थी। इस तरह लॉक का सम्राट एक सीमित अधिकार वाला सम्राट था। इसलिए वह उस सीमित अथवा संवैधानिक साम्राज्य का समर्थन करता था जिसकी रचना 1688 की गौरवमय क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। यही संविधानवाद की प्रक्रिया का आधार था। बाद में इसका विकास फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने किया। मॉन्टेस्क्यू ने 1689 में स्थापित सरकार के ब्रिटिश नमूने का विस्तार करते हुए अधिकार अथवा सत्ता के अलगाव की योजना दी। इसी योजना से प्रभावित होकर विश्व के पहले लिखित संविधान अर्थात अमेरिकी संविधान की रचना हुई। उसी के बाद अन्य अनेक लोकतांत्रिक देशों में लिखित संविधान को अपनाया गया। 3.2 संविधानवाद का अर्थ। संविधान का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी निकाय का गठन और संरचना कैसे होती है। राजनीति शास्त्र में इसका अर्थ होता है कि एक राज्य और उसके अधिकरण का किस प्रकार गठन होता है। जब अरस्तु ने यूनानी जगत के लगभग 150 नगर राज्यों का अध्ययन करने के बाद पॉलिटिक्स की रचना की और संविधानों का वर्गीकरण किया, तो वह संविधान के इसी शाब्दिक अर्थ का प्रयोग कर रहा था। बाद में इसमें एक महत्व जुड़ गया। एक संविधान में विश्वस्त तौर पर इस सीमा तक स्थिरता और सम्मानीयता का गुण होता है कि लोग यह अपेक्षा करते हैं कि सरकार के सदस्य और अंग इसका पालन करेंगे। जब सरकार संविधान का पालन करती है तो इस स्थिति को ही संविधानवाद कहा जाता है। इसका यह अर्थ होता है कि सरकार को किसी व्यक्ति की सनक से नहीं चलाया जा सकता। बहरहाल जैसा कि संवैधानिक राजतंत्र के नाम से आभास होता है, संविधानवाद तो गणराज्यवाद नहीं है। आज भी यूरोप में ऐसे वंशगत सम्राट हैं जिन्होंने अपने पूर्ण अधिकार निर्वाचित विधायिका को दे दिए हैं। दूसरी ओर एक निर्वाचित राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली व्यवस्था अर्थात गणराज्यवाद का संवैधानिक शासन होना आवश्यक नहीं है। अनेक देशों में सैनिक शासकों ने अपने आप को राष्ट्रपति ही घोषित नहीं किया, बल्कि जनमत संग्रह जैसे छलपूर्ण तरीकों से जनता का समर्थन भी हासिल कर लिया है।
उन्होंने अपने देश के संविधान से छेड़छाड़ की है और अक्सर तो उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया है। सिद्धांत के स्तर पर संविधानवाद और लोकतंत्र में भी अंतर है, जिसका सटीक उदाहरण फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक रूसो के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में मिलता है। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हिमायत की थी और सरकार को कोई विशेष परिस्थिति देने और जनता की इच्छा को किसी भी प्रकार की सीमा में बांधने को अस्वीकार कर दिया था, जिसे यह संप्रभु मानता था। वैसे आज के जनराज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र असंभव ही है। इसलिए हर जगह प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है। प्रतिनिधियों ने क्योंकि भविष्य में राज्य करने का अधिकार दूसरों के हाथ में दे दिया है, इसलिए उनके अधिकारों की सीमा तय करने हेतु एक संविधान जरूरी हो जाता है। इन्हें खेल के नियम कहा जा सकता है। यह माना जाता है कि संविधान के निर्माता कोरे कागज से शुरू करते हैं और उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। वे पूर्वाग्रह से भी मुक्त होते हैं। बाद में आने वाले राजनेताओं को इन नियमों का पालन करना होता है। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश संविधान निर्माता संविधान को कठोर बनाते हैं, अर्थात उन्हें साधारण विधायी प्रक्रिया से बदला नहीं जा सकता। जहां ऐसे लिखित और कठोर संविधान वजूद में नहीं होते, वहां कुछ परंपराओं और प्रथाओं को राष्ट्रीय आम सहमति से अनुल्लंघनीय मान लिया जाता है। इनमें से पहली तरह के संविधान का उदाहरण संयुक्त राज्य संविधान है, जबकि दूसरी तरह के संविधान का उदाहरण ब्रिटिश संविधान है। 15.4 संविधान के नमूने मॉडल। 4.1 संविधानवाद का ब्रिटिश नमूना लोकवाद और संविधानवाद का अंतर्विरोध आगे जाकर एक निर्वाचित विधायिका और एक गैर राजनीतिक न्यायपालिका के बीच वैधता के दावे का रूप ले लेता है। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान न होने के कारण संसद में सम्राट की संप्रभुता ही सरकार का मान्य सिद्धांत होता है। इसका यह अर्थ होता है कि सम्राट संसद का एक अंग तो होता है, किंतु किसी सदन का सदस्य नहीं होता। सम्राट सदनों को संबोधित कर सकता है। कोई भी अदालत संसद के किसी अधिनियम की समीक्षा नहीं कर सकती और न ही उसे अवैध ठहरा सकती है, भले ही ब्रिटिश अदालतें अत्यंत उदारता के साथ संसदीय अधिनियमों की व्याख्या करती हैं। ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था में एक विसदनी विधायिका का प्रावधान है। ऊपरी सदन अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आनुवंशिक और नामित लॉर्ड होते हैं, जबकि निचले सदन में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। अधिशासी अधिकार नाम मात्र को सम्राट के पास होते हैं, किंतु अधिकार वास्तव में मंत्रिमंडल के पास होते हैं, जिसमें दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं, किंतु वह हाउस ऑफ कॉमन्स निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। निचले सदन का विश्वास खो देने की स्थिति में हटा दिए जाने का मंत्रिमंडल का यह उत्तरदायित्व कार्यपालिका की निरंकुशता के विरुद्ध एक आश्वासन होता है। दूसरी ओर निचले सदन को भंग करने और नए चुनाव कराने का मंत्रिमंडल का अधिकार भी सदन की निरंकुशता के विरुद्ध एक प्रकार का आश्वासन भी होता है। चुनाव उन मतदाताओं की बात करता है जो राजनीतिक संप्रभुता संपन्न होते हैं। विधायिका और न्यायपालिका के बीच किसी संभावी टकराव से निपटने के लिए यह व्यवस्था रखी गई है कि देश की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स आमतौर पर देश की राजनीति से अलग रहता है, किंतु यह सत्ता का रूढ़ विभाजन नहीं होता है। अमेरिका का संघीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के जिस अधिकार का प्रयोग करता है, यह ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक समिति के पास नहीं होता। कुल मिलाकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स अधिक से अधिक यह कर सकता है कि किसी कानून को पारित होने में विलंब करना है। 4.2 अमेरिकी नमूना। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्थाओं का बुनियादी अंतर यह है कि संयुक्त राज्य का संविधान क्योंकि लिखित रूप में है, इसलिए वहां संवैधानिक कानून को सामान्य कानूनों से ऊपर रखा गया है, जबकि ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है और संसद के बनाए सभी कानूनों की यहां बराबर ताकत होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनों की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक कानून की सामान्य कानून से ऊपर रखता है और ऐसे किसी भी विधान को खारिज कर देता है जिसकी राय संविधान के विरुद्ध जाती है। न्यायिक समीक्षा का यही आधार है। उसी के चलते विशेषकर 1930 के दशक में न्यायिक व्यवस्था पर यह आरोप लगा कि वह सार्वजनिक नीति के प्रति उदासीन है, किंतु हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि संयुक्त राज्य की न्यायपालिका सार्वजनिक नीति के प्रति काफी संवेदनशील है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका वहां का राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में जनता करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका विधायी अधिकार निर्वाचित विसदनी कांग्रेस में निहित होते हैं। कार्यपालिका की विधायिका के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, इसे नियंत्रण और संतुलन, किंतु यह व्यवस्था नियंत्रण के आधार पर काम करती चेक्स एंड बैलेंसेस की अवधारणा कहा जाता है। प्रत्येक प्रशासनिक विभाग का प्रमुख एक सेक्रेटरी मंत्री होता है और ये सेक्रेटरी अपने राष्ट्रपति के लिए काम करते हैं। इनका चुनाव वह संयुक्त राज्य कांग्रेस के दूसरे सदन अर्थात सीनेट अथवा राज्य परिषद की स्वीकृति से ही करता है। सारे कानून कांग्रेस ही लागू करती है, किंतु उसमें राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। कांग्रेस के पास सरकारी कोष का भी पूरा नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति कांग्रेस को संबोधित नहीं कर सकता, किंतु वह या उसके सेक्रेटरी कांग्रेस की समितियों से मिल सकते हैं। विवाद और वित्तीय विधेयकों का प्रारूप कांग्रेस की समितियां बनाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान न केवल लिखित रूप में है, किंतु कठोर भी है। संविधान में किसी संशोधन के लिए दोनों सदनों की 2/3 संख्या को प्रस्ताव लाना होता है अथवा उस लोक समिति का अनुसरण करना होता है जिसमें राज्य विधानमंडल की 2/3 संख्या निवेदन करती है और राज्य विधानमंडलों अथवा राज्य की लोक समितियों को उसे अनुमोदित करना होता है। संयुक्त राज्य संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं होती। बहरहाल मौलिक अमेरिकी संविधान एक कोष ढांचा मात्र है। इसे लागू हुए 200 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, किंतु इसमें केवल 26 संशोधन हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान की एक प्रमुख विशेषता जो इसे ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था से अलग करती है, यह है इसका संघीय चरित्र। ब्रिटेन, जिसका औपचारिक नाम यूनाइटेड किंगडम है, एक इकाई राज्य है और यह एक इकाई के रूप में ही शासित होता है। यूनाइटेड किंगडम में संप्रभुता सम्राट अथवा शासनाधिकार महारानी के पास होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संप्रभुता संघ और राज्यों के बीच विभाजित रहती है। संघ के अधिकारों पर संविधान का नियंत्रण होता है। अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होते हैं। संविधान का संरक्षक होने के नाते संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघीय संबंधों का भी संरक्षक होता है। राज्यों के अपने अलग न्यायालय होते हैं।
पिछले 200 वर्षों से संघ के अधिकारों में न्यायिक निर्णय, लोक समितियों और राज्यों की समितियों के माध्यम से बहुत बढ़ोतरी हुई है। ब्रिटिश अधिपत्य वाले कनाडा में संसदीय सरकार को ब्रिटिश नमूने और संघीय प्रादेशिक ढांचे का एक मिलाजुला रूप 1867 में उभर कर सामने आया। इसकी मूल अवधारणा प्रांतीय स्वायत्तता थी। इसी नमूने को एक जनतंत्रीय स्वरूप में भारत ने 1950 में अपनाया और साथ ही पूर्व सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से भी कुछ तत्व लिए। चार दशमलव तीन महाद्वीपीय व्यवस्थाएं। महाद्वीपीय यूरोप में मध्य 19वीं शताब्दी के बाद से सरकार के तीन अन्य प्रमुख रूप उभरकर सामने आए। स्विट्जरलैंड के छोटे से गणराज्य में एक मंडली कार्यपालिका अस्तित्व में आई। वह मंत्रियों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से विधायिका करती है, किंतु ये उसके प्रति जिम्मेदार नहीं होते। वे विधायिका के पूरे कार्यकाल तक अपने पदों पर बने रहते हैं। पहल, जनमत संग्रह और वापस बुलाने के रूप में उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तत्व भी हैं। स्विट्जरलैंड एक विशेष प्रकार का परिसंघ भी है। यह अपने आप को परिसंघ कहता है, जो कभी 1777 और 1789 के बीच परिसंघीय संविधान बनने के समय संयुक्त राज्य अमेरिका की पदवी होती थी। स्विस लोग अपने आप को एक बहुधर्मीय और बहुभाषाई राष्ट्र मानते हैं। तीन प्रमुख भाषाओं जर्मन, फ्रांसीसी और इतालवी और दो प्रमुख धार्मिक पंथों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के आधार पर स्थित जनता 22 प्रदेशों और 6 अर्ध प्रदेशों में बंटी हुई है, जो अपने आप में एकरूपीय हैं। स्विस प्रदेशों को संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। स्विट्जरलैंड बहुसांस्कृतिक राष्ट्रत्व की दिशा में पहला प्रयोग है और कनाडा से अधिक व्यापक है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब मजदूरों और किसानों का पहला राज्य सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ बना तो उसने स्विट्जरलैंड के नमूने को ही अपनाया और अपने आप को एक बहुराष्ट्रीय राज्य कहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने चांसलर व्यवस्था वाली सरकार को अपनाया, जिसमें चांसलर का पद एक प्रधानमंत्री के बराबर होता है और उसकी नियुक्ति संघीय विधायिका के पहले सदन बुंदेशटाग की सहमति से संघीय राष्ट्रपति करता है। यदि बुंदेशटाग राष्ट्रपति की सिफारिश से सहमत नहीं होता तो उसे चांसलर का चुनाव करना होता है। बुंदेशटाग एक वैकल्पिक चांसलर का चुनाव करने से पहले चांसलर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकता। पिछली शताब्दी के 1960 के दशक के बाद से एक नए किस्म का संविधान उभर कर आया है, जिसमें राज्याध्यक्ष सरकार से ऊपर होता है और एक प्रकार से संविधान का अंतिम संरक्षक होता है। इस प्रकार का संविधान सबसे पहले फ्रांस में अस्तित्व में आया जब चार्ल्स डी गॉल ने पंचम गणतंत्र का गठन किया। बाद में श्रीलंका, सीलोन ने इसे अपनाया। अन्य जगहों पर कुछ फौजी तानाशाहों ने भी इसी प्रकार के संवैधानिक स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया है। 4.4 संविधान निर्माण का विकासात्मक नमूना। अलिखित तथा लचीले संविधान और लिखित तथा कठोर संविधान में अंतर को उनका पालन करने वाले देशों के इतिहास में देखा जा सकता है। ब्रिटिश संविधान तो राजनीतिक विकास के लगभग सतत मार्ग की देन है। ब्रिटेन के इतिहास में केवल एक बार ऐसा मौका आया है जब राजतंत्र को आक्रामक ढंग से उखाड़ फेंका गया था 1648 के गृह युद्ध में। क्रांति के नेता ऑलिवर क्रॉमवेल ने तब लॉर्ड प्रोटेक्टर की भूमिका संभाल ली थी और 1649 में एक राजप्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट जारी किया, जो कुछ वर्षों तक एक अस्थायी संविधान के रूप में प्रभावी रहा। ऑलिवर क्रॉमवेल के निधन के बाद रिचर्ड क्रॉमवेल लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया और तब ब्रिटिश जनता को यह महसूस हुआ कि उन्हें तो बस आनुवंशिक तानाशाही मिली है। उन्होंने इसे उखाड़ फेंका और राजतंत्र को वापस ले आए, किंतु नए सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विधायिका का सम्मान करने को वापस ले आए। किंतु नए सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विधायिका का सम्मान करने का कोई इरादा नहीं था। यही हाल उसके बेटे जेम्स द्वितीय का रहा। इस तरह 688 में गौरवमयी क्रांति हुई और सम्राट को हटा दिया गया, किंतु राजतंत्र का अंत नहीं हुआ। नए सम्राट विलियम ऑल ऑरेंज ने 1689 का अधिकार घोषणा पत्र जारी कर दिया, जो ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र का आधार है। उसके बाद के वर्षों में दो प्रमुख घटनाएं हुई। एक थी मंत्रिपरिषद और उसकी कैबिनेट समिति के राजनीतिक नेतृत्व की स्थापना और दूसरी थी मताधिकार का क्रमशः विस्तार। 1928 में ब्रिटेन में सार्वजनीन वयस्क मताधिकार की स्थापना हो गई। यह एक विरोधाभास रहा कि ब्रिटेन में कैबिनेट के नेतृत्व का विकास और समापन नकारात्मक अर्थात मंत्रीय जिम्मेदारी के रूप में हुआ। तकनीकी रूप में इसका यह अर्थ होता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में उस विधायिका के प्रति उत्तरदायी है जिसे सम्राट ने सरकार के सभी अधिकार दे रखे हैं। इसका अत्यधिक व्यावहारिक महत्व है क्योंकि सरकार शासन के सभी अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर सम्राट ही करता है। इसी से यह मुहावरा चल पड़ा है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद का जहां तक संबंध है तो वह विधायिका का विश्वास होने का दावा करती है। यह सच है कि विधायिका निंदा प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद को हटा सकती है, किंतु जब तक मंत्रिपरिषद पदारूढ़ रहती है वही विधायिका की नेता और प्रवक्ता होती है। इसकी सलाह को कोई भी सम्राट ठुकरा नहीं सकता। सम्राट हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह मानता है और मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये दो तथ्य ब्रिटेन के संवैधानिक सरकार के दो पैर हैं जिन पर वह खड़ी होती है, किंतु ये तथ्य अपने आप ब्रिटेन को एक लोकतंत्र नहीं बना देते। ब्रिटेन का लोकतंत्र अंततोगत्या जनता के मतदान के अधिकार पर आधारित है। लोकतंत्र की इसी आवश्यकता ने ब्रिटिश संसद के एक आनुवंशिक और नामित सदन अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड्स को वस्तुतः शक्तिहीन बना दिया है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ब्रिटिश संविधानवाद ने एक लोकतंत्र के रूप में विकसित और परिपक्व होने में 1215 में 1929 तक लगभग 700 वर्षों का समय लिया। यह एक सतत प्रक्रिया थी। उसमें 1648 और 1659 के बीच एकमात्र अस्थायी व्यवधान आया। इस तरह ब्रिटेन को एक पूर्ण और औपचारिक संविधान बनाने का कभी मौका ही नहीं मिला। इसलिए ब्रिटिश संविधान को अलिखित कहा जाता है, किंतु ब्रिटेन के संविधान में कई लिखित तत्व भी हैं। कई संसदीय अधिनियमों के माध्यम से संशोधित अथवा समीक्षित किया जा सकता है, फिर भी उन्हें पावन माना जाता है। निस्संदेह ब्रिटेन की मेघा संवैधानिक परिपाटियों के विकास में ही निहित है।
कैबिनेट प्रणाली लगभग पूरी की पूरी परिपाटी पर आधारित है। संविधान निर्माण का क्रांतिकारी नमूना। दूसरे उदारवादी लोकतंत्रों में संवैधानिक शासन ने क्रांति का मार्ग अपनाया है। आमतौर पर एक उदारवादी अधिनायकवाद विरोधी क्रांति के बाद जनता कोरे कागज से शुरुआत करना चाहती है, एक ही प्रयास में अपने राजनीतिक ढांचे का पुनर्निर्माण करना चाहती है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक असेंबली या कन्वेंशन में इकट्ठी बैठना चाहती है। विश्व की ऐसी पहली सभा 1787 की फिलाडेल्फिया की संवैधानिक कन्वेंशन थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया। 1776 में आजाद होने वाले और 1777 में परिसंघ का गठन करने वाले 13 उत्तरी अमेरिकी राज्यों के 52 प्रतिनिधियों ने मूल रूप में परिसंघ की शर्तों पर पुनर्विचार करने के लिए बैठक की थी, किंतु अंत में उन्होंने 7 नियम बनाए जिन्हें बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का संघीय संविधान कहा गया। जब सभी 13 राज्यों ने इसका अनुमोदन कर दिया, तभी इसे लागू किया गया। बाद में इसमें 26 संशोधन किए गए और कन्वेंशनों और न्यायिक निर्णयों से उसे समृद्ध किया गया। दूसरी ऐसी सभा 1789 की फ्रांसीसी स्टेट जनरल थी, जिसकी पहली बैठक शाही संबंध से 3 सत्ता वर्गों पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और जनसाधारण में हुई। ये तीनों वर्ग क्योंकि आपस में मिल नहीं पाए, इसलिए तीसरे वर्ग ने पादरी वर्ग के एक बड़े तबके की भागीदारी से स्वयं को राष्ट्रीय असेंबली का रूप दे दिया और यह घोषणा कर दी कि फ्रांस में संप्रभुता राष्ट्र में निहित होगी। 12 अगस्त 1789 के जनाधिकार घोषणा पत्र में यह ऐलान किया गया कि समान रूप में जन्मे सभी मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसने और आगे जाते हुए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र का सिद्धांत तो रखा ही गया, अधिकारों के विभाजन के अमेरिकी नमूने को भी जगह दी गई। राष्ट्रीय असेंबली में यह प्रावधान रखा कि संविधान को 10 वर्षों तक बदला नहीं जा सकेगा। तत्कालीन सम्राट लुई छठवें ने इस संविधान को स्वीकार तो कर लिया, पर उसके अनुसार चला नहीं। ऑस्ट्रिया के साथ हुए युद्ध ने स्थिति को और भी जटिल कर दिया और संविधान राष्ट्रीय सभा के नेतृत्व का स्थान राजतंत्र का उन्मूलन करने वाले कन्वेंशन ने ले लिया। फ्रांस में उथल-पुथल मचाई और उसके परिणामस्वरूप नेपोलियन बोनापार्ट की तानाशाही का उदय हुआ। विशुद्ध राजनीतिक रंग की अमेरिकी क्रांति के विपरीत फ्रांसीसी क्रांति केवल राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक आर्थिक भी थी, किंतु इसमें ऐसे नेतृत्व का अभाव था जो उस प्राचीन शासन का स्थानापन्न दे सके जिसे उसने उखाड़ फेंका था। इसलिए यह क्रांति विफल हो गई, किंतु एक संविधान का निर्माण तो हो ही चुका था। फिलाडेल्फिया संवैधानिक कन्वेंशन और फ्रांसीसी राष्ट्रीय असेंबली दोनों ने ही उन संदर्भी शर्तों के आगे जाकर इसे पूरा किया था जिनके आधार पर उनका गठन किया गया था। दोनों ही क्रांतिकारी प्रकृति के थे। यह 1848 के फ्रैंकफर्ट संसद में नहीं हुआ, जिसे सम्राट ने बुलाया था और एक संवैधानिक राजतंत्र के लिए एक संविधान का निर्माण किया था। सम्राट ने संविधान को स्वीकार नहीं किया और फ्रैंकफर्ट असेंबली को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। 15.5 संविधानवाद और राज्य निर्माण। 5.11 ढांचे के रूप में संविधान। इस तरह ऐतिहासिक संदर्भ में किसी देश का संविधान राज्य निर्माण की रूपरेखाओं का ही व्याख्या करता है। संरचना की दृष्टि से यह वह ढांचा है जिसके अंदर राज्य और समूची राजनीतिक व्यवस्था संप्रभु सत्ता की शक्ति की सीमाओं और जनता के अधिकारों का निर्धारण करके कार्य करती है। यदि इसे वर्णनात्मक अर्थ में न लेकर मानकीय अर्थ में लिया जाए तो संविधान के गठन से एक साथ 2 मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। 1, यह राज्य और नागरिक समाज को अलग करता है। 2, यह राज्य की सत्ता को एक शासक की सनक से मुक्त करता है। 5.2 राज्य और नागरिक समाज। राज्य और नागरिक समाज। जब राज्य नागरिक समाज के मामलों पर नियंत्रण रखता है तो वह व्यवस्था सर्वाधिकारी होती है। आदिम समाजों में राजनीतिक नियंत्रण और सामाजिक अधिकरण में कोई भेद नहीं होता। पारंपरिक समाजों में भी आनुवंशिक शासक अक्सर पुरोहित नेतृत्व और सामंती अधीनस्थों साथ सांठगांठ करके सामाजिक मामलों पर अपना नियंत्रण रखता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार 18वीं शताब्दी से पहले ऐसा नहीं हुआ कि यूरोप के नागरिक समाज ने वास्तव में स्वायत्तता प्राप्त की। वह विकासशील पूंजीवाद और राजनीतिक उदारवाद का युग था। दूसरी ओर 2 विश्व युद्धों के बीच पूंजीवाद के संकट ने यूरोप में सर्वाधिकारवादी साम्यवाद और फासीवाद को जन्म दिया। राज्य और नागरिक समाज के संबंध से जुड़ी एक और समस्या नागरिक समाज से राज्य की स्वायत्तता है। सांप्रदायिक और जातीय अतिवाद से संचालित राज्यों में कभी कभी राज्य क्षेत्रवादी हितों का पिछलगू हो जाता है। राज्य की सत्ता की तटस्थता उसकी स्थिरता की एक आवश्यक शर्त है। पूरे मध्य युग में यूरोप में यह स्थिति रही कि धार्मिक नेता राजनीतिक वर्चस्व के लिए धर्मनिरपेक्ष नेताओं से होड़ करते रहे। सुधारवादी दौर के बाद यूरोप के राज्य खूनी धार्मिक टकरावों में उलझ गए। इस प्रकार के क्षेत्रवादी टकरावों से राज्य की सत्ता को अलग करने के लिए ही धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उदय हुआ। 1791 में अमेरिकी संविधान के सबसे पहले संशोधन में यह व्यवस्था हो गई कि कांग्रेस धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। किंतु समाज में धर्म ही एकमात्र विघटनकारी शक्ति नहीं है। नस्ल और भाषा झगड़े के 2 अन्य प्रमुख कारण हैं। अमेरिका ने भयंकर नस्लीय झगड़े देखे हैं। 1868 से कई संवैधानिक संशोधनों के जरिए इस बुराई को कम करने के प्रयास किए गए हैं और सामान्य विधायी और अधिशासी उपाय भी किए गए हैं। भारत में भी धर्म और भाषा वो कारण काफी झगड़े हुए हैं। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक दिग्दर्शक शक्ति के रूप में अपनाया गया है। संविधान के 17वें भाग में हिंदी और अंग्रेजी को संघ की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। राज्यों को अपने आंतरिक प्रयोग के लिए अपनी भाषा को अपनाने की स्वतंत्रता है। संसद सदस्य 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी अलग शैक्षिक संस्थाएं खोलने की छूट है। प्रत्येक नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। 15 मई 2003 कानून का शासन कानून के शासन की अवधारणा का विकास सबसे पहले ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में मनमानी अधिशासी सत्ता से लड़ने के लिए किया गया था। इसमें सामान्य कानून के अंतर्गत आने वाली प्रथाएं और परंपराएं, विधान और न्यायिक निर्णय शामिल थे। संविधानवाद वास्तव में कानून के शासन का एक उपसमूह है। इसकी विशिष्टता है संवैधानिक कानून को देश के सर्वोच्च कानून के रूप में मान्यता देना।
कानून के शासन के पालन के लिए एक स्वाधीन न्यायपालिका की आवश्यकता होती है, जिसके सदस्यों को कानून का ज्ञान और ईमानदार होना चाहिए। कानून को लागू करने की प्रक्रिया में न्यायाधीश उसकी व्याख्या और इसके क्षेत्र का विस्तार न्यायाधीश निर्मित कानूनों के रूप में करते हैं। न्यायिक समीक्षा अर्थात संविधान के साथ टकराव के आधार पर एक सामान्य कानून को अवैध करार देने का अधिकार कानून को व्याख्याचित और लागू करने के न्यायपालिका के अधिकार की ही एक प्रशाखा है। मनमानी अधिशासी कार्रवाई के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका बंदी उपस्थापक नियम और परमाधिदेश जैसी अनेक याचिकाओं को लागू करती है। 15 मई 2004 सेना और नौकरशाही एक गैर राजनीतिक सेना और एक गैरदलीय नौकरशाही संविधानवाद की सर्वोच्च आवश्यकताओं में आते हैं। सशस्त्र बलों और नौकरतंत्र के सदस्यों को देश के प्रधान अधिशासी की नाम मात्र की सत्ता के अधीन रखा जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार की लोक परीक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कानून के दायरे में सरकार के आदेशों का पालन करेंगे। व्यापक तौर पर सेना देश की प्रतिरक्षा का काम संभालती है और नौकरशाही राज्य की नीतियों को लागू करती है। नौकरशाही राज्य और जनता के बीच मुख्य कड़ी होती है और राज्य की विकास संबंधी गतिविधियों का प्रमुख कड़ी होती है और राज्य की विकास संबंधी गतिविधियों की प्रमुख एजेंट भी। नौकरशाही और सेना उस राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होती हैं जो लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व करती है। 15.6 अधिकारों का संविधान। 6.1 उद्भव। अंग्रेजी के शब्द राइट का मौलिक अर्थ उचित सही है। आज राइट का जो अर्थ अधिकार प्रचलित है उसका उद्गम नेचर प्रकृति के साथ उसके संबंध से हुआ है। यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि संवैधानिक सरकार के सिद्धांत का जनक जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का भी जनक था। इससे उसका अभिप्राय अस्तित्व की कतिपय स्थितियों के प्रति जनता के प्राकृतिक ढांचे अधिकार से था। उसने जीवन के अधिकार और संपत्ति के अधिकार का उल्लेख करते हुए संपत्ति को एक व्यापक अर्थ में परिभाषित किया था जिसमें स्वतंत्रता भी शामिल थी। इससे सरकार की सत्ता और जनता के अधिकारों के बीच एक अंतर्विरोध की स्थिति बन गई थी। जनता के अधिकारों को तब तक सुरक्षित माना जाता था जब तक कि सरकार की सत्ता सीमित थी। इस सैद्धांतिक स्थिति के कारण सरकार की पिछली तमाम धारणाओं में एक आमूल अवरोध पैदा हो गया। प्राचीन यूनानी न्याय की बात करते थे। यह सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि वह अपनी जनता के प्रति न्याय करे। इस तरह न्याय की व्याख्या करना यूनान के राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय सरोकार था। वंशवादी राजतंत्रों के जमाने में यह दृष्टिकोण बना रहा, किंतु सरकार से आने वाली हर चीज को एक शाही मेहरबानी समझा जाता था। लॉक ने इस नजरिए को बिल्कुल बदल दिया। यह सच है कि प्रत्येक विचार की अपनी ऐतिहासिक जड़ें होती हैं। 1215 में ही ब्रिटिश कुलीन वर्ग ने सम्राट को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया था, जिसे बाद में मैग्ना कार्टी के नाम से जाना गया। इसमें उनकी यह मांग थी कि बिना मुकदमे के किसी भी नागरिक को हिरासत में नहीं लिया जाएगा और किसी संसद की सहमति के बिना कोई कर नहीं लिया जाएगा। सम्राट ने अपने वचन का पालन नहीं किया। 1628 में संसद ने सम्राट को एक अधिकार याचिका प्रस्तुत की जिसे तुरंत ही स्वीकार नहीं किया गया। एक 1648 में गृह युद्ध हुआ और इसके फलस्वरूप चार्ल्स प्रथम का सिर कलम कर दिया गया। 1688 की गौरवमयी क्रांति में कोई खून खराबा नहीं हुआ, किंतु इसके परिणामस्वरूप 1689 में अधिकारों की घोषणा सामने आई। लॉक का सिद्धांत इसी क्रांति पर आधारित था, किंतु अधिकारों की घोषणा प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा की जीत नहीं थी। यह सम्राट की ओर से आई थी, किंतु यह घोषणा जारी करते समय सम्राट ने अपने लिए कुछ सीमाएं भी निश्चित कर दी। इस प्रकार एक सीमित अथवा संवैधानिक राजतंत्र के विचार का जन्म हुआ। अमेरिका में स्वाधीनता की घोषणा में ही सबसे पहले प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों पर जोर दिया गया। इसमें प्रकृति के ईश्वर और प्रकृति के नियमों के जरिए अलग और समान परिस्थिति के जनता के अधिकार की बात कही गई। इसमें कहा गया है, हम इन सत्यों को स्वतः प्रमाणित मानते हैं कि सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है, कि उन्हें उनके सूजनहार ने कुछ अभिन्न अधिकार दिए हैं, कि इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख की प्राप्ति है, कि इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए मनुष्यों के बीच सरकारों को संस्थापित किया गया है, उनके न्यायसंगत अधिकारों को शासितों की सहमति से पाया गया है, कि जब भी किसी प्रकार की सरकार इन उद्देश्यों की विनाशक हो पाती है तो जनता अविचार बनता है कि वह इसे बदलते समाप्त कर दें और एक नई सरकार का गठन करे और इसकी नींद ऐसे सिद्धांतों पर रखें और इसके अधिकारों का गठन इस रूप में करे जो उन्हें उनकी सुरक्षा और सुख को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले दिखाई दें। अधिकारों की घोषणा में एक प्राकृतिक सामूहिक अधिकार पर जोर था, एक दमनकारी शासक के विरुद्ध एक शासित जनता के अधिकार पर। 1787 में जिस अमेरिकी संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और जिसे 1789 में लागू किया गया, उसमें अधिकारों का कोई विधेयक नहीं था, किंतु वहां उस सशक्त संघीय सरकार को लेकर व्यापक संदेह था जिसका गठन संविधान के जरिए हुआ था। इसलिए संविधान का प्रारूप बनाने वाले फिलाडेल्फिया संवैधानिक कन्वेंशन के नेताओं ने संविधान के लागू होने के तुरंत बाद जनता को यह विश्वास दिलाया कि उनके मूलभूत अधिकारों को संविधान में शामिल कर लिया गया है। 1791 में अमेरिकी संविधान में पहले 10 संशोधन हुए जिनमें उन अधिकारों को शामिल किया गया। छह दशमलव दो अधिकारों का स्वरूप। पहले 10 संशोधनों में जिन अधिकारों को सुनिश्चित किया गया वे इस अर्थ में प्राकृतिक अधिकार थे कि उनका प्रारूप एक नकारात्मक रूप में तैयार किया गया था। उनमें राज्य को उन अधिकारों का सम्मान करने के लिए बांध दिया गया था, किंतु वे व्यक्तिगत अधिकार थे, सामूहिका नहीं। बाद में 1803 के मार्बरी बनाम मेडिसन मामले के फैसले में जब अमेरिकी संघीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा का अधिकार ले लिया तो उसने अमेरिकी जनता के मूलभूत अधिकारों के संरक्षक की भूमिका भी संभाल ली। इस तरह उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत में जनता को अधिकारों और राज्य की सत्ता के बीच अंतर्विरोध माना जाता है। इसे पहली बार 1936 के पूर्व सोवियत संघ के संविधान में दूर किया गया, जिसमें अधिकारों का गठन एक सकारात्मक भाषा में किया गया, जिसके अनुसार यह राज्य की जिम्मेदारी थी कि वह उन अधिकारों की व्यवस्था करें। इसलिए नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की संवैधानिक गारंटी आवश्यक हो जाती है।
पश्चिमी देशों के उदारवादी लोकतांत्रिक संविधानों में राजनीतिक अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया है क्योंकि इनका संबंध राज्य की सत्ता से है। उदारवादी लोकतंत्र का आर्थिक दर्शन हस्तक्षेप की नीति का रहा है, जिसका यह आशय है कि यदि जनता को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह अपने हितों की स्वयं रक्षा कर सकती है। राज्य को चाहिए कि वह अपने आप को कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रखें और नागरिकों के साथ कोई भेदभाव न करे। 1936 के सोवियत संघ के संविधान में सर्वाधिक जोर आर्थिक अधिकारों पर दिया गया, विशेषकर एक सुनिश्चित रोजगार के अधिकार पर। इसके पीछे यह विश्वास था कि रहन सहन की अच्छी स्थितियों के अभाव में राजनीतिक अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है। किंतु यह व्यवस्था 1990 में ध्वस्त हो गई। जब भारत का संविधान तैयार हो रहा था तो उस बीच भारत की संविधान सभा ने कुछ सकारात्मक मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करने की संभावना और वांछनीयता पर काफी बहस की, किंतु उदारवादी लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर उसे उपादेय नहीं माना गया। इसलिए आयरिश संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से राज्य नीति के कुछ निदेशक सिद्धांत उसमें डाल दिए गए। सकारात्मक अधिकारों की व्यवस्था का प्रमुख दोष इसका मूलतः ऐच्छिक स्वरूप है। यदि राज्य उन्हें लागू नहीं कर पाता है तो उसे किसी भी प्रकार से उसके लिए कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। किसी भी सकारात्मक अधिकार के लिए कोई न्यायिक गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि दोषी राज्य आसानी से अपनी असमर्थता व्यक्त कर सकता है। एक राज्य के कामों के बारे में केवल राजनीतिक निर्णय ही हो सकता है। दूसरी ओर जब किसी नकारात्मक अधिकार का उल्लंघन होता है तो यह कहा जाता है कि राज्य ने अपनी सीमा पार कर दी है। अदालत यदि राज्य के किसी कानून व आदेश को नियम विरुद्ध मानती है तो वह उसे लागू करने से मना कर देगी और लोग उस कानून या आदेश का उल्लंघन करने को आजाद हो जाएंगे।